प्रिय विद्यार्थी, आज हम लोग बीएससी 1 बॉटनी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में सैप्रोलेग्निया नामक कवक या फंजाई पर विचार किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसका सिस्टमेटिक पोजीशन पर ध्यान देंगे। तो यह माइकोटा है और यू माइकोटा, क्लास ओमाइसीट्स, ऑर्डर सैप्रोलेग्नियल्स, फैमिली सैप्रोलेग्निएसी और एक कॉमन जेनेरा के स्पीसीज के साथ यह जो टाइप इसका है वह है सैप्रोलेग्निया पैरासाइटिका। सैप्रोलेग्निया, like most water molds, is both a saprotroph and necrotroph। यह सैप्रोट्रॉफ और नेक्रोट्रॉफ दोनों की तरह काम करता है और यह एक वाटर एक्वेटिक फंजाई है। टिपिकली फीडिंग ऑन वेस्ट फ्रॉम फिश और अदर डेड सेल। तो ये जिसे पैरासिटाइज करता है वह फिश होता है और उसके डेड सेल का भी यह इस्तेमाल कर सकता है। और साथ में दे कैन यूज क्रिएचर इंज्योर्ड और कंप्रोमाइज्ड एग। तो दूसरे भी ऑर्गेनिज्म यदि वो डेड टिश्यू है उनका, वो डेड है तो भी उन पर सैप्रोलेग्निया लगेगा। और एग पर भी यह टूटे हुए एग रहेंगे तो उन पे ये ग्रो करेगा। ऑन लाइव एनिमल दे शो फंगल इन्फेक्शन टिपिकली कॉल्ड माइकोसिस। जो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेगा तो ये अपना फंगल इन्फेक्शन इसका माइकोसिस के अंतर्गत आता है, उसे माइकोसिस कहा जाता है। फंजाई से होने वाले डिजीज को माइकोसिस कहेंगे। माइको मतलब फंजाई होता है। सैप्रोलेग्निया इज टॉलरेंट टू ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन का जो रेंज है इसकी सर्वाइवल की, वो थोड़ा लॉन्ग है। 3 से लेके 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक माना जाता है। बट इज मोर प्रिवेलेंट इन लोअर टेम्परेचर। तो ये तो इसका रेंज हुआ था 3 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड, पर लोअर टेम्परेचर के रेंज में यह ज़्यादा बढ़िया ग्रो करेगा। It is found in fresh water but tolerate brackish water and even moist soil। या फ्रेश वाटर तो होता है पर जो है ब्रैकिश वाटर को भी यह टॉलरेट करता है, उसमें भी रह सकता है। और इतना ही नहीं, मॉइस्ट सॉइल पर भी ये सर्वाइव करेगा। सैप्रोलेग्निया में माइसीलियम जो है वेजिटेटिव बॉडी इसका है। तो जो फिलामेंट इसके होते हैं उन्हें हाइफा कहते हैं एंड दे आर लॉन्ग विथ राउंडेड एंड्स एंड कंटेनिंग दी जूस्पोर्स। तो इस पर जूस्पोर भी मिलते हैं और यह सिनोसिटिक भी होता है और सेप्टा इसमें नहीं भी होता है और सेक्स ऑर्गन सेप्टा के द्वारा डिलिमिट हो सकते हैं। इट ट्रेवल्स इन कॉलोनीज कंसिस्टिंग ऑफ 1 और मोर स्पीसीज। तो ये कॉलोनी के रूप में पाए जाएंगे, ग्रो करेंगे और इसी प्रकार इसमें 1 से अधिक स्पीसीज के इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। और ये मूव करेंगे, फ्लैजिलेटेड होते हैं तो ये मूव करेंगे और ग्रुप में। व्हेन द मास ऑफ हाइफी ग्रो लार्ज इनफ इन साइज इट कैन बी कॉल्ड माइसीलियम। तो हाइफी का ढेर सारा मास जब विकसित हो जाता है तो उसे माइसीलियम कहा जाता है। यही इसका वेजिटेटिव बॉडी है। कॉलोनीज आर जनरली वाइट इन कलर। तो इसके लिए एक बढ़िया शब्द हम लोग एक रटे रटाए बोलते हैं, वाइट कॉटनी मास। वाइट कॉटनी मास, कॉटन के समान, white in color, though they may turn grey due to bacteria or other debris which has become caught in the fibrous mass। इसका जो हाइफा का नेटवर्क है
उसमें यदि कुछ बैक्टीरिया इंटेंगल हो गए या वहाँ पर वो फंसे या डिब्रिस कुछ आया तो वो मटमैले कलर का भी या ग्रे कलर का हो जाता है। ये देखिए जू स्पोरेंजिया है और इससे ये मास ऑफ जू स्पोर बाहर निकल रहे हैं जो बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं और दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी जू स्पोर कहा जाता है और दूसरा को सेकेंडरी जू स्पोर कहा जाता है। ये पियर और किडनी सेप्ट के होते हैं और बाइफ्लैजिलेट होते हैं और एक विप्लेस टिंसल होता है फ्लैजिला। ये इसकी विशिष्टता है। अच्छा, चित्र में ये जो दूसरे साइड में दिखाया जा रहा है, इसमें जब वन क्रॉप ऑफ जू स्पोर्स रिलीज्ड तो वैसी स्थिति में जो आधार होता है जू स्पोरेंजिया का वह फिर ग्रो करना शुरू करता है और फिर उससे फ्रेश क्रॉप ऑफ जू स्पोर्स निकलते हैं, बनते हैं और निकलते हैं। तो इस घटना को, जिसमें एक ही जू स्पोरेंजिया बार बार जू स्पोर दे रहा है, तो इसे जू स्पोरेंजियल प्रोलिफरेशन शब्द से डिनोट किया जाता है। अच्छा, एक इसमें ये देखिए बना हुआ है चित्र जिसमें कि एक जू स्पोर है। समटाइम्स दे स्विम फॉर सम टाइम एंड देयर आफ्टर दे रिट्रैक्ट देयर फ्लैजिला, और उसके बाद वो अपने आप को इंसिस्ट कर लेता है और फिर इससे सेकेंडरी जू स्पोर यहाँ से निकलेंगे। प्रक्रिया वही होती है, पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन और उसके बाद थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेके मेटामार्फोजेज इन जू स्पोर बाइफ्लैजिलेट, वन विप्लेस एंड द अदर टिंसेल। तो इस प्रकार से सेकेंडरी जू स्पोर बनता है। इट हैज़ डिप्लॉयड लाइफ साइकिल विच इंक्लूड्स बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, रिप्रोडक्शन की जब बात आती है तो इसमें बोथ सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों स्टेज होते हैं। इन द एसेक्सुअल फेज स्टार्क्ड जू स्पोरेंजिया डेवलप्स which releases biflagellate, a vipless and tinsel attached anteriorly and pear-shaped zoospores. In empty zoosporangia, they show growth of basal septa which releases next crop of zoospore and called sporangial zoospore, zoosporangial proliferation. तो ये जैसा कि अभी पहले चित्र के दौरान मैं बताया था, in few minutes zoospore insist germinate and releases another kidney shaped जूस्पोर। पहला वाला प्राइमरी जो है पियर शेप्ड है, याद रखिएगा, जो प्राइमरी जूस्पोर है वो पियर शेप्ड है और दूसरा जो सेकेंडरी जूस्पोर है वो किडनी शेप्ड है। लेकिन जहाँ तक फ्लैजिला की बात है तो दोनों में एक विप्लेस एक टिंसल बाइफ्लैजिलेट। अच्छा, किसी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में एक से अधिक प्रकार के स्पोर बन रहे हैं, एक से अधिक स्पोर बन रहे हैं, तो इस घटना को फंजाई में हम लोग डाइप्लेनेटिज्म के नाम से जानते हैं। तो सैप्रोलिग्निया के द्वारा डाइप्लेनेटिज्म शो करना, माने जू स्पोर दो प्रकार का जो होता था, पियर शेप्ड और किडनी शेप्ड, इस घटना को डाइप्लेनेटिज्म कहते हैं। यह सैप्रोलिग्निया की लाइफ साइकिल की एक महत्वपूर्ण घटना है, हमें ये बात जानना चाहिए। द सेकेंड जू स्पोर हैज लॉन्गर साइकिल ड्यूरिंग विच मोस्ट डिस्पर्सल हैपेंस। तो जो सेकेंड जू स्पोर है उसका जो सर्वाइवल टाइम है उसी स्वरूप में, तो वो थोड़ा लॉन्ग रहता है। जो प्राइमरी जू स्पोर है वो तो तुरंत फिर अपने आप को थोड़ी देर स्विम करके अपने आप को इंसिस्ट कर लेगा और सेकेंडरी जू स्पोर बनाएगा। और सेकेंडरी जू स्पोर तुलनात्मक दृष्टिकोण से उससे लंबा होगा और यह मोस्टली डिस्पर्सल के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। इट विल कंटिन्यू टू इंसिस्ट एंड रिलीज ए न्यू स्पोर अंटिल इट फाइंड ए सुटेबल सबस्ट्रेट। तो जब तक एक बेहतर सबस्ट्रेटम उसको नहीं मिल जाता है तब तक वो इंसिस्ट करेगा और जू स्पोर प्रेस देगा ऑन सुटेबल मीडियम। लेकिन जब सबस्ट्रेटम उसे मिल गया तब हेयर लॉक ऑन टू सबस्ट्रेट सो दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेज कैन स्टार्ट। जो फ्लैजिला के हेयर्स हैं, फ्लैजिला है, वो लॉक कर जाता है सबस्ट्रेटम से और रिप्रोडक्शन सेक्सुअल के लिए ये आगे बढ़ते हैं।
It is also during this stage of polyplanetism that the saprolegnia are capable of causing infection. अच्छा, यही स्टेज है, यही समय है, मतलब जो सेकेंडरी जूस्पोर है, तब यह इन्फेक्शन कॉज करने के लिए यदि पैथोजेन है तो पैथोजेनिक फॉर्म है, होस्ट अवेलेबल है, तो ये इन्फेक्शन कॉज करने के में सक्षम होता है. The most pathogenic species have teeny hooks at the end of their hair to enhance their infection ability. अच्छा, सभी जो पैथोजेनिक इसके स्पेसीज हैं, जैसे पैरासाइटिका है, साल्मन डिजीज ऑफ फिश वाला, सैप्रोलेग्निया पैरासाइटिका, तो उनमें जो हेयर्स होते हैं, फ्लैजिला जो होते हैं, उसके अंतिम सिरे पे हुक लाइक स्ट्रक्चर विकसित होता है जो उनकी इन्फेक्शन करने की क्षमता को बढ़ा देता है. वंस फर्मली अटैच्ड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिगिंस विद द प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिटेंजियम, एंथ्रीडिया एंड उगोनिया रिस्पेक्टिवली. मेल और फीमेल गैमिटेंजियम का निर्माण होता है, एंथ्रीडियम और उगोनियम कहते हैं. उगोनियम टेनिस रैकेट की तरह होता है और एंथ्रीडियम क्लब शेप्ड होता है. दीज यूनाइट एंड फ्यूज टुगेदर बाय अ फर्टिलाइजेशन ट्यूब. The zygote produced is named as oospore. तो पहले जाइगोट बनेगा और फिर बाद में वह थोड़ा इन्वेस्ट कर लेगा अपने आप को थिकनिंग मटेरियल से, तो oospore कहा जाएगा. अच्छा, ये जो ट्रांसफ़र ऑफ मेल न्यूक्लियाई है, यह फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा होता है. इन्फेक्शन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें सैप्रोलेग्निया इज जनरली ए सेकेंडरी पैथोजेन, दो इन द राइट सर्कमस्टांसेज इट कैन एक्ट एज प्राइमरी एंड कॉज साल्मन डिजीज. तो ठीक है, सामान्य तौर से जब एक ऑर्गेनिज्म कोई वहाँ पहुँच गया तो उसमें फिर अलग से सेकेंडरी इन्फेक्शन के तौर पे सैप्रोलेग्निया पहुँचता है, पर सुटेबल सर्कमस्टांसेज जब रहेंगे तो यह प्राइमरी इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है और इसके द्वारा उत्पन्न डिजीज को साल्मन डिजीज कहते हैं. देखिए, ये एंथ्रीडियम और उगोनियम स्ट्रक्चर, अब देखिए यहाँ गौर करिएगा कि ये स्टाक्ड स्ट्रक्चर बन रहा है. अच्छा, जो हाइफा है वह सेपरेट हो जा रहा है ताकि सेक्स आर्गन को बाकी से डेलिमिट किया जा सके, सेपरेट या अलग किया जा सके, और बाकी जगह सेप्टा नहीं है, तो इसका मतलब यह सिनोसिटिक है. ठीक है, तो ये एंथ्रीडियम और उगोनियम, एक क्लब शेप्ड और दूसरा टेनिस रैकेट जैसा. अब देखिए यहाँ पर आपको चित्र में है एंथ्रीडियम है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब का निर्माण दिखाया जा रहा है, एंड ट्रांसफ़र ऑफ मेल न्यूक्लियाई, और इस प्रकार से जाइगोट जब फ्यूज करेगा तो जाइगोट और फिर oospore का निर्माण होगा. They target fish both in wild and in tank through cellular necrosis and other epidermal damage. जो सेलुलर नेक्रोसिस हो या एपिडर्मिस पे कुछ डैमेज हो तो उसके द्वारा दे टारगेट दी फिश. और कहाँ पर, तो वाइल्ड कंडीशन में भी और टैंक के कंडीशन में भी जहाँ फिश का कल्चर किया है. यह आश्चर्यजनक बात है कि ऑस्ट्रेलिया में फिश का कल्चर जो है यह थ्रेटेंड था एक समय में सैप्रोलेग्निया की वजह से. दो इट स्टे इन द एपिडर्मल लेयर बट नॉट टिश्यू स्पेसिफिक. हालांकि यह पाया जाता है सामान्य तौर से एपिडर्मल लेयर पर ही फिश के, पर यह टिश्यू स्पेसिफिक होता है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, टिश्यू स्पेसिफिक नहीं है. ये सैप्रोलेग्निया इन्फेक्शन इज यूजुअली फैटल कॉजिंग हीमोडाइल्यूशन. यह क्या कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, तो यह फैटल भी होता है, मतलब मृत्यु कारक भी हो सकता है, हानि गंभीर पहुंचाएगा, और हीमोडाइल्यूशन यह करता है जिसके कारण डेथ होता है. और डेथ का समय वेरीज बेस्ड ऑन इनिशियल साइट ऑफ द इन्फेक्शन, रेट ऑफ द ग्रोथ एंड एबिलिटी टू विथस्टैंड स्ट्रेस ऑफ इन्फेक्शन. अब उस ऑर्गेनिज्म में कितनी एबिलिटी है कि स्ट्रेस के कंडीशन, इन्फेक्शन के कंडीशन को कितना टॉलरेट कर सकता है, और इन्फेक्शन का साइज क्या है आरंभ में,
और किस आर्गन पर वो के पास वो इन्फेक्शन हो रहा है। तो इन सब चीज़ों पे डेथ का टाइम डिपेंड करता है, बट इट इज़ फाइटल। The extensive mortality of salmon and migratory trout in the rivers of Western Europe in the 1970 and 1980 in the UDN outbreak were probably almost all ultimately caused by the secondary Sapropelagnia infection। तो ये दो घटनाएं एग्जाम्पल के तौर पर हैं, जहाँ पर कि वेस्टर्न यूरोप में सालमन और ट्राउट के कल्चर डिफ़िकल्ट हो गया था, वहाँ पे लार्ज स्केल डैमेज हुआ था। Sapropelagnia historical evidence suggests the Sapropelagnia species affecting Australian freshwater fish may be an introduced strain imported in the 1800 with exotic fish species। तो ऑस्ट्रेलिया में ये एक्जोटिक फिश स्पीसीज के साथ इंपोर्ट होके पहुंचा था। ये देखिए इसका लाइफ साइकिल है, डायग्रामेटिक ये चित्र में आपको दिखाया गया है। जो सेंट्रल पॉइंट है, यह देखिए, ये मेरे ठीक ऊपर में ये सेंट्रल जो पॉइंट है, यह इसका माइसीलियम है, और इधर के तरफ ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जा रहा है, और इधर के साइड में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जा रहा है। और इसमें आप पियर और किडनी शेप्ड दो जूस्पोर देख रहे हैं। पहले पियर शेप बन रहा है, फिर किडनी शेप बन रहा है। और इधर के केस में ये देखिए, एक एंथ्रीडिया और दूसरा उगोनिया, ये 3 वाला उगोनिया, और ये साइड से ये लगा हुआ एंथ्रीडिया। और देखिए यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब है, और उसके बाद यहाँ पे ऊस्पोर का निर्माण हो रहा है, और फिर इससे जूस्पोर बन रहा है, और फिर इससे देखिए ऊस्पोर, जूस्पोर, जर्मिनेशन, और फिर माइसीलियम का निर्माण हो रहा है। तो देयरफॉर वी हैव डिस्कस्ड सम ऑफ द characteristic features of the life cycle of Sapropelagnia, that its mycelium is cynocytic, and septa are present to delimit the sex organ. Also that it shows the sporangial proliferation. Also the zoosporangial proliferation, that it shows diplanetism, producing 2 type of zoospore, one pear shaped, other kidney shaped, and they are biflagellate, flagella one biplace, another tinsel. That it causes great havoc in fish culture, in tank condition, in freshwater, in brackish water, and in wild condition. In case of Australia, it is exotic fish species carried the Sapropelagnia there. That male and female sex organ, Antheridia and Ugonia, and they develop side by side. Fertilization tube establishes connection between them, and zygote and oospores are formed, and thereafter mutic zoospores are formed, and then the mycelium forms. Its body is group of hypha called mycelium, vegetative body। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग को शेयर लाइक करिए, और आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को भेजिए, उसे मैं क्लियर करूँगा। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर मेरी बातें सुनने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।